नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए तैयार भारत, डब्ल्यूटीओ की अनुमति का इंतजार। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। अमृत समागम में बोले अमित शाह, हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई संकल्प लें जो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों को दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश। केजरीवाल का ऐलान, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई अपनी बातचीत के दौरान विश्व व्यापार संगठन की अनुमति मिलने पर दुनिया को भारत के खाद्य भंडारण की आपूर्ति करने की पेशकश की है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अतलज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ये बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इस जंग के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में खाद्य भंडारण घट रहा है। आज दुनिया एक अनिश्चित स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि किसी को वह नहीं मिल रहा जो उसे चाहिए। पेट्रोल, तेल, उर्वरक की उपलब्धता घट रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नई और सबसे बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो गई है, वो यह है कि दुनिया का अन्न भंडारण खाली हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहा था तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो मैंने सुझाव दिया कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो भारत कल से दुनिया को खाद्य भंडारण की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से हर देश अपना खाद्य भंडारण सुरक्षित रखने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन हमारे पास अपने लोगों के लिए पहले से ही पर्याप्त भोजन मौजूद है। प्रधानमंत्री देश के किसानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने दुनिया को खिलाने की व्यवस्था भी कर ली है। हालांकि हमें दुनिया के कानूनों के अनुसार काम करना है, इसलिए मुझे इस बात का पता नहीं कि विश्व व्यापार संगठन कब अनुमति देगा और हम दुनिया को कब से भोजन की आपूर्ति कर सकेंगे। श्रीनगर में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद किया गया है। बताया जा रहा है कि वह जिला शोपिया में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हाल चाल जानने के लिए आज रवाना होने वाली थी। इससे पहले पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया है। महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया गया है। इसमें लिखा है कि आज मुझे नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि मैं शोपिया में कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। केंद्र सरकार जानबूझकर कश्मीरी लोगों और पंडितों के पलायन को लेकर गलत प्रचार फैलाती है और सरकार नहीं चाहती कि नकली विभाजनकारी बातों का पर्दाफाश हो। 4 मार्च को जिला के चोटी गांव में कश्मीरी पंडित दुकानदार बालकृष्ण भट्ट पर आतंकियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। बालकृष्ण का परिवार एक मेडिकल स्टोर चलाता है। उसको आतंकियों ने उनकी दुकान के बाहर ही उन्हें गोली मारी थी। आजादी का अमृत महोत्सव में साल भर चलने वाले अमृत समागम का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है, हम इसको मना पाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई नया दायित्व है, इससे जुड़ने का सौभाग्य हम सभी को मिला। अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को उन्होंने संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है और पूरे देश की जनता का आह्वान उन्होंने किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई संकल्प जरूर लें जो भारत को आगे बढ़ाए। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से आग्रह किया है कि व्यापक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए। राष्ट्रगान, रंगोली बनाने, स्वतंत्रता संग्राम पर शोध और संकलन का कार्यक्रम हो, मेरा गांव मेरी धरोहर पर कार्यक्रम हो। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आजादी के आंदोलन के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करने पर ज्यादा बल दिया है। आप सब यहां से अपने अपने राज्य में जाकर इस विषय को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। भले ही भारत में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में हो, लेकिन नई XE वेरिएंट ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों
के साथ आज बैठक भी की है। जानकारी के मुताबिक नए वेरिएंट की पहचान और गहन निगरानी बढ़ाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना मरीजों के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाइयों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने नए वेरिएंट को लेकर अहम राय प्रकट की है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट कई नए वेरिएंट को बढ़ावा दे रहा है और इसमें से एक्सी श्रृंखला के एक्सी व अन्य स्ट्रेन भी शामिल है। इससे कोई भी गंभीर त्रासदी पैदा नहीं कर रहा है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की सभी को जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की है। यह ऐलान मुख्यमंत्री ने गांधीनगर स्थित दिल्ली के चौथे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वृद्धाश्रम का उद्घाटन करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसी बुजुर्ग को कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी कारण से उन्हें अपना घर छोड़ना भी पड़ा तो हम उन्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करेंगे। हम यहाँ उन्हें घर जैसा माहौल देंगे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में 4 वृद्धाश्रम हो गए हैं और 5 अन्य जल्द ही तैयार हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इन सभी 9 वृद्धाश्रमों में 1000 बुजुर्ग रह सकेंगे। दिल्ली सरकार इन लोगों को तीर्थ यात्रा भी कराएगी। यह यात्रा साल 2020 और 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो सकी थी, लेकिन अब यह शुरू हो गई है और हम वृद्धा आश्रम के सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना के तहत फ्री में यात्रा भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसे घर न बनाने पड़े और बुजुर्गों को उनके परिवार का प्यार उनके घर में ही मिले। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए तैयार भारत, WTO की अनुमति का इंतजार। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। अमृत समागम में बोले अमित शाह, हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई संकल्प लें जो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों को दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश। केजरीवाल का ऐलान, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली सरकार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड के देवघर में चित्रकूट पर्वत रोपवे हादसे के बाद चलाया जा रहा बचाव अभियान आखिरकार खत्म हो गया। यह अभियान पूरे 45 घंटे तक चला और सेना ने 46 जिंदगियां बचा ली और इस हादसे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में सोमवार को 33 लोगों को बचाया गया था। वहीं आज 13 लोगों को और सुरक्षित निकाला गया। आज भी एक महिला पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। देवघर में रविवार को रामनवमी की पूजा करने और घूमने के उद्देश्य से यहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस दौरान रोपवे की एक ट्रॉली नीचे आ रही थी जो ऊपर की ओर जा रही ट्रॉली से टकरा गई। इस दौरान कई ट्रॉलियां ऊपर ही फंस गईं, जिसमें 48 लोग सवार थे। शाम 4 बजे जो है हादसा हुआ। इसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। देवघर रोपवे हादसे को झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में जांच के भी आदेश जारी किए। 46 जो है लोगों को बचाया गया है। 26 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार को विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश भी करनी होगी। हादसे के बाद एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन 2500 फीट की ऊंचाई पर बचाव अभियान चलाना काफी मुश्किल काम था। इसके बाद सेना को बुलाया गया, लेकिन जरूरत के अनुसार बाद में वायुसेना की मदद ली गई। वायुसेना ने इस अभियान में अपने 2 हेलीकॉप्टर को लगाया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नए विवाद को न्योता दे दिया है। उन्होंने बिहार की एक तस्वीर को खरगोन का बताकर ट्वीट कर दिया। जब ट्रोल हुए तो
ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इसके बाद भी राज्य सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के रास्ते तलाश रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे दंगे भड़काने की साजिश बताया। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले हैं कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय जो है वो ले रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के खरगोन और बटवानी में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की घटना के बाद सरकार दंगाइयों पर सख्ती बरत रही है। सुबह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मस्जिद में भगवा ध्वज लगाने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों के फोटो को खरगोन का बताकर ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि क्या तलवार लाठी लेकिन धार्मिक झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके थे जिस धर्म के भी हों सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है। गलत फोटो के लिए दिग्विजय सिंह ट्रोल भी हुए तो उन्होंने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने गलत ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट किया है। दिग्विजय सिंह ने हमेशा की तरह मध्य प्रदेश को बदनाम किया है। वह इस तरह का ट्वीट कर सांप्रदायिक तनाव को फैलाने का काम करते रहे। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह वीसी और विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं ताकि उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। नासिक में मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जा रहे एक कंटेनर ट्रक में आग लग गई, जिससे आधे इलेक्ट्रिक वाहन जलकर खाक हो गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आग बहुत भीषण थी, लेकिन इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग की घटना कथित तौर पर पार्थर्डी फाटा के एक होटल के पास शाम करीब 4:15 बजे हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रों के दमकल कर्मियों ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कंटेनर ट्रक द्वारा ले जा रहे जितेंद्र इलेक्ट्रॉनिक के कुल 40 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से 20 जो है आग की वजह से जलकर खाक हो गए। आग लगने की असल वजहों का जांच के बाद पता चल पाएगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना को लेकर वे जितेंद्र इलेक्ट्रिक के ई स्कूटर में आग लगने की घटना से अवगत हैं और कंपनी के अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए बुलाया जाएगा। सपा विधायक शहजील इस्लाम के पसवा खेड़ा में पेट्रोल पंप की एनओसी भी सोमवार को डीएम ने निरस्त कर दी है। प्रशासन के मुताबिक जांच में कई तथ्यों का छिपाकर पेट्रोल पंप चलाने की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। दस्तावेजों में भी कई गड़बड़ियां मिली। यह जांच अभी जारी है। पेट्रोल पंप सीलिंग की जमीन पर बनाया गया था या नहीं? विधायक निर्वाचित होने के बाद एक स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विधानसभा में विपक्ष पर दबाव बनाने पर बंदूकों से गोलियां चलने जैसे विवादित बोल बोलने के बाद शहजील इस्लाम निशाने पर आ गए। 4 दिन पहले बीडीए ने परसा खेड़ा में उनका पेट्रोल पंप नक्शा स्वीकृत न कराने की वजह से गिरा दिया था। बीडीए उपाध्यक्ष ने इसके साथ डीएम को पत्र लिखकर पेट्रोल पंप की एनओसी की शर्तों और उसके अनुपालन की जांच करने के आदेश दिए थे। बीडीए उपाध्यक्ष ने इस पत्र में उल्लेख किया था कि शहजील इस्लाम ने 2019 में जो है पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। बीडीए ने इसकी एनओसी नहीं दी थी। पेट्रोल पंप का नक्शा भी स्वीकृत नहीं है। फिर भी दूसरे विभागों से साठगांठ कर एनओसी लेकर जुलाई 2020 से पेट्रोल पंप शुरू कर दिया गया। डीएम ने इसके बाद पेट्रोल पंप के फाइल तलब करने के साथ एनओसी देने वाले विभागों से भी जवाब मांगा था। विभागों से मिली रिपोर्ट में बताया गया कि एनओसी के लिए शहजील इस्लाम की ओर से दिए गए दस्तावेज में तथ्य छिपाए गए हैं और इसमें नक्शा स्वीकृत न होने और सीलिंग की जमीन का मामला कोर्ट में होने जैसी जानकारी भी नहीं दी गई। इसके बाद डीएम ने एनओसी को निरस्त कर दिया। इसके बाद सीलिंग का मामला कोर्ट में होने के बावजूद पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति देने वाले अफसर भी सवालों के घेरे में खड़े हो गए। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 4 विधानसभा सीटों में पश्चिम बंगाल का बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैराघाट, बिहार में बोचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर भी शामिल है। वहीं एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल का आसनसोल है और इस उपचुनाव में बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो भी मैदान में है। वोटों की गिनती 16 अप्रैल को की जाएगी। वहीं जब टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अग्निमित्र पाल की कार पर हमला हुआ या नहीं, तो इस पर जवाब देते हुए पाल ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा को कहो कि मुझे कॉल करने के लिए मैं उन्हें बताऊंगा कि हमला हुआ या नहीं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए तैयार भारत, डब्ल्यूटीओ की अनुमति का इंतजार। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। अमृत समागम में बोले अमित शाह, हम व्यक्तिगत रूप से
भी कोई ना कोई संकल्प लें जो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों को दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश। केजरीवाल का ऐलान, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली सरकार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में मंगलवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान 3 लोग घायल भी हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दर्शन के लिए यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिस कारण टिकट काउंटर पर स्थिति बिगड़ती ही चली गई और 3 लोग घायल हो गए। यहां पर श्रद्धालु सर्व दर्शन टिकट लेने के लिए पहुंचे थे, इस कारण टिकट काउंटर पर भारी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने बताया कि टिकट के लिए 3 काउंटर हैं, लेकिन मंगलवार को तीनों टिकट काउंटर पर बेकाबू भीड़ उमड़ी। टीडीडी के पीआरओ रवि कुमार ने बताया कि भीड़ के कारण फैसला किया गया है कि श्रद्धालुओं को बिना टिकट दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है। भाजपा नेता किरीट सोमैया व उनके पुत्र नील सोमैया फरार हो गए हैं। भाजपा के गृह विभाग की माने तो यह सही है। विभाग का कहना है कि पुलिस केस दर्ज होने के बाद से दोनों नहीं मिल रहे हैं। मंगलवार को दोपहर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा की 3 सदस्यीय टीम ने सोमैया के दफ्तर व अन्य परिसरों की तलाशी ली। इसके बाद सोमैया पिता पुत्र को 13 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का सम्मन भी भेजा। नौसेना से रिटायर हो चुके आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए चंदा जुटाने व उसमें कथित धांधली को लेकर मुंबई पुलिस ने सोमैया पिता पुत्र के खिलाफ हाल ही में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। यह केस एक पूर्व सैन्यकर्मी व अन्य ने दर्ज कराया। इससे पहले पूर्व शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया ने इस पर देशव्यापी चंदा अभियान में 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस चंदा अभियान का मकसद नौसेना के युद्धपोत विक्रांत को संग्रहालय का रूप देने व उससे भंगार बनने से बचाना था। राउत का आरोप है कि विक्रांत अभियान के अगुआ सोमैया थे। जुटाया गया 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया। मामले में सोमैया पिता पुत्र को जेल भी जाना पड़ेगा। उधर पूर्व सांसद सोमैया ने इस मामले पर किसी भी घोटाले से साफ इनकार किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बढ़ती कीमतों का एक ही इलाज है कि जनता को पेट्रोलियम उत्पादों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अन्य तेल विपणन कंपनियों की ओर से पेट्रोलियम संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों पर लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की बढ़ती कीमतों को कम करने का एक ही उपाय है कि उसका इस्तेमाल कम किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों का कम उपयोग करने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अन्य देश से होता है। दरअसल पिछले 16 दिनों से तेल उत्पादों की कीमतों में उछाल जारी है और शहर में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल की 99 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गई है। भारत ने आज लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का एक और सफल परीक्षण किया है। यह दुनिया की अत्याधुनिक टैंक भेदी मिसाइल में शुमार है। इसे स्वदेश में निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से लक्ष्य पर दागा गया। पल भर में इसने जो है अचूक निशाना साध लिया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि हेलिना का सोमवार को भी इसी इलाके में परीक्षण किया गया। सोमवार को हेलिना का स्वदेशी आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के उन्नत संस्करण के माध्यम से परीक्षण किया गया था। इस दौरान उसमें सिमुलेटेड टैंक टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लद्दाख जैसी अत्याधुनिक ऊंचाई वाली जो है सीमाओं पर इसका आज दूसरी बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उड़ान का परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
आईपीएल 2022 में लगातार 4 मैच हार चुकी चेन्नई की टीम को बड़ा झटका लगा है। एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे दीपक चाहर दूसरी बार चोटिल हो गए। इस साल फरवरी के महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इस चोट से उबरने के लिए चाहर एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे थे और अप्रैल के अंत तक उनके फिट होने की भी उम्मीद थी। अब चाहर मांसपेशियों की चोट से उबरने से पहले ही दूसरी बार चोटिल हो गए हैं और इस बार उनकी पीठ में चोट लगी है। अब आईपीएल में उनकी वापसी पर संदेह जताया जा रहा है। चेन्नई की टीम को पहले ही चाहर की कमी खल रही थी। उनकी गैर मौजूदगी में सीएसके को लगातार 4 हार का सामना भी करना पड़ा था। उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके आने के बाद सीएसके का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन उनके दूसरी बार चोटिल होने के बाद इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कमजोर पड़ गई है। दीपक चाहर चेन्नई के लिए पावर प्ले के प्रमुख गेंदबाज थे और निचले क्रम में बल्लेबाज के साथ उपयोगी पारियां खेलने में माहिर थे। टीम को उनकी कमी बहुत ज्यादा खली है। दीपक के बिना चेन्नई की टीम 4 मैच खेल चुकी है और पावर प्ले में सिर्फ 2 विकेट ले पाई है। इस दौरान चेन्नई के गेंदबाज ने शुरुआती 6 ओवरों में 8.62 की इकोनॉमिक रेट से रन भी खर्चे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, दुनिया भर को खाना मुहैया कराने के लिए तैयार भारत, डब्ल्यूटीओ की अनुमति का इंतजार। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। अमृत समागम में बोले अमित शाह, हम व्यक्तिगत रूप से भी कोई ना कोई संकल्प लें जो भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य मंत्री ने विशेषज्ञों को दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश। केजरीवाल का ऐलान, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा पर भेजेगी दिल्ली सरकार।